ये शेर व कसायद के नापाक दफ्तर, अफूनत में संडास से हैं जो बदतर। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी शायरी में इस कदर सख्त शेर कह करके शायरी के बारे में उनका नज़रिया क्या है ये सब लोगों को बता दिया, और हमारी क्लासिकी शायरी में क्या चीज़ है और उनको क्या नापसंद है, इन सारी चीज़ों को अपनी किताब, मशहूर तरीन किताब मुक़द्दमे शेर व शायरी में भी खुलकर बयान कर दिया। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में, अल्ताफ़ हुसैन हाली की हयात के बारे में, उनके कारनामों के बारे में, और ख़ुसूसी तौर पर मुक़द्दमे शेर व शायरी और इसी तरह से अंजुमन पंजाब के बारे में भी मुख्तसरन हम बात करते हुए चलेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। बहुत सारी मालूमात आज आप लोगों को ऐसी मिलने वाली है, आसान भाषा में, आसान ज़बान में और आसान स्टाइल में, कि आपको हमेशा के लिए वो चीज़ें याद हो जाएंगी। और अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में जब भी कोई सवाल आएगा तो आप बहुत आसानी के साथ उसको कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपके कमेंट के भी मुंतज़िर रहते हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में देखते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली के सबसे आसान चीज़ तो ये है कि पानीपत में पैदा हुए, हरियाणा में पानीपत में पैदा हुए, और पानीपत में ही उनका इंतकाल हुआ था। बहुत सारी जगहों पर वो गए थे, लाहौर भी गए, दिल्ली भी गए, हैदराबाद भी गए, लेकिन अंत में उनका इंतकाल जो हुआ था वो पानीपत में ही हुआ था। 1837 में अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश होती है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह के मैसेज सर्कुलेट कर रहा था कि गालिब की पैदाइश 1797 में, 1817 में सर सैयद की पैदाइश, 1837 में हाली की पैदाइश, 1857 में जो है शिबली की पैदाइश, और 1877 में जो है किसकी, अल्लामा इकबाल की पैदाइश। तो हर एक में 20 जोड़ते हुए चले जाएं तो इस तरह से पैदाइश बहुत आसान, बहुत अच्छे ट्रिक हमें देखने को मिलते हैं। तो 1837 ईस्वी में 20 साल के बाद, सर सैयद की 20 साल के बाद पैदा होने के 20 साल के बाद ये पैदा होते हैं। कहाँ पे? पानीपत में। और इंतकाल जो है शिबली का इंतकाल भी 1914 में होता है, और इनका भी, हाली का भी इंतकाल 1914 में पानीपत में होता है। 1854 ईस्वी में इनकी शादी जो होती है दोस्तों, इस्लामुन निसा नाम की एक औरत से हो जाती है। 16 साल की उम्र में हो जाती है। हालांकि वो शादी से खुश नहीं थे, और देखिए उसी साल मौका पा करके वो किसी तरीके से घर से भाग जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, और वहाँ पे दिल्ली पे पहुँचते हैं। दिल्ली में उनके गालिब से 1854-55 में ही मुलाकात होती है, और शायरी में उनकी शागिर्दी में आ जाते हैं। ठीक है। अल्ताफ़, वहाँ पे मशहूर वाक़या आप लोगों ने सुन रखा होगा कि गालिब से जब वो मिले तो गालिब के पहले कसीदों को उन्होंने पढ़ा। आप लोग ये चीज़ें शायद नहीं पढ़े होंगे। तो गालिब के पहले कसीदों को पढ़ करके वो जाकर के खुद गालिब से समझते थे, और शायरी की बारीकियों के बारे में गुफ्तगू करते थे, और फ़ारसी की चीज़ों को सीखते थे। तो गालिब की फ़ारसी शायरी पढ़ करके, या क्लासिकी शायरी पढ़ करके, या फ़ारसी की शायरी पढ़ करके हाली भी शायरी करने लगे। तो अपनी कुछ गज़लें जो हैं गालिब को उन्होंने दिखाई, ठीक है, इस्लाह के गर्ज से। तो गालिब ने देखा तो उन्होंने ये कहा कि मैं किसी को शायरी करने के लिए मशवरा तो नहीं देता हूँ, लेकिन तुमको ज़रूर कहूंगा कि तुम शायरी करो, वरना अपने ऊपर जुल्म करोगे या शायरी पर जुल्म करोगे। ठीक है। तो इस तरह की बातें गालिब ने उनको कही। तो गालिब और नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता की जो है इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हाथ है अल्ताफ़ हुसैन हाली की ज़िंदगी में। और इसके साथ साथ सर सैयद का, तो पहले ये खस्ता तखल्लुस रखते थे। गालिब ही अपने नाम के या अपने तखल्लुस के वजन पे गालिब, हाली और गालिब दोनों ही एक ही वजन पे हैं। ठीक है। गालिब, हाली। तो ये जो उरूज में जो वज़न बैठाया जाता है, तो एक ही वज़न में गालिब और हाली है। तो अपने ही नाम के वज़न पे उन्होंने गालिब, उनका तखल्लुस हाली रख दिया, और हाली को उन्होंने इख्तियार किया, और टपकता अशारे हाली से हाली। तो हाली अपने, जिस तरह से मोमिन ने अपने नाम को या अपने तखल्लुस को शायरी में मानवी तौर पे इस्तेमाल किया, वैसे ही इन्होंने भी बहुत जगहों पर टपकता है अशारे हाली से हाली, यानी हाली के अशार से मेरे हाल जो उसके बयान होते हैं, इस तरह के शेर उन्होंने कहे हैं। तो हाली उन्होंने बदल के रख दिया। 1863 ईस्वी में उनके जो मरासिम हुए नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता से हुए थे। नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता जो है खुद नवाब थे, और कहीं ज़मींदार भी थे। जो है उनका एक वो था, अपना एक निज़ाम था। तो वो उन्होंने शायद जयपुर या राजस्थान के कहीं के थे। तो वहाँ पे वो ले जाकर के अपने बच्चों के उस्ताद भी इन्होंने मुकर्रर किया था जब ये बेरोज़गार हुए थे। 1800, अभी आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। 1868 ईस्वी में सर सैयद से
से मुलाकात इनको नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता ने ही करवाई थी और सर सैयद से मिलकर करके ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे सर सैयद से, और उनका जो मिशन था, उनका जो विज़न था, उसको देख करके ये सर सैयद के एक तरह से मुरीद हो गए थे। तो 1874 ईस्वी में लाहौर में जिस वक्त ये रहते हैं निज़ाम तालीम, वहाँ पे निज़ामत तालीम में लाहौर के, तो वहाँ पे उस ऑफिस में रहते हुए अंजुमन पंजाब से भी ये मुंसलिक होते हैं। अंजुमन पंजाब चूँकि हुकूमत पंजाब का ही स्पॉन्सर्ड रहता है और कर्नल हालराइड और जो डॉक्टर लाइटर ये जो थे ये उसके निगरान थे, तो उन्हीं के तवस्सुस से ये 1874 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ अंजुमन पंजाब के मुशायरे में इनकी शमूलियत भी होती है। अब अंजुमन पंजाब जो दोस्तों 1864 ईस्वी में जनवरी में 21 जनवरी 1864 ईस्वी में अंजुमन पंजाब की बुनियाद रखी जाती है। और इसके जो पहले नाम पूछा जाता है कि पहला नाम के जिस तरह से वज़्म दास्तान गोया आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का पहले नाम क्या होता है वज़्म दास्तान गोया, तो इस तरह से अंजुमन पंजाब का भी पहले नाम जो होता है वो अंजुमन इशाअत मतालिब मुफीद पंजाब, ठीक है, ये नाम होता है। और ये 21 जनवरी 1864 ईस्वी में होता है। फरवरी 1864 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वहाँ से इंसलाक होता है इस अंजुमन से, इस निज़ामत में। तो डॉक्टर लाइटर जो होता है, जो लाहौर कॉलेज के या लाहौर जो यहाँ दिल्ली कॉलेज जब ख़त्म हो जाती है 1857 में, तो उसको जो मुंतकिल करके लाहौर में ले जाया जाता है और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज की बुनियाद डाली जाती है। उस कॉलेज के प्रिंसिपल जो थे डॉक्टर लाइटर, तो डॉक्टर लाइटर की बुनियादी कोशिशों से ही अंजुमन पंजाब का जो है क़याम आता है, अमल में आता है। तो अंजुमन पंजाब का जो नाम पहले रखा जाता है वो अंजुमन इशाअत मतालिब मुफीद पंजाब रखा जाता है, ठीक है। तो ये नाम बाद में बदल करके अंजुमन पंजाब रख दिया जाता है। और उससे अगर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वाबस्तगी अगर देखा जाए तो 1864 ईस्वी में 1864 ईस्वी में वाबस्ता होते हैं। और कब? फरवरी में, ठीक है। तो ये इनके कई सारे लेक्चर होते हैं और नज़्म की हिमायत में इनके कई सारे लेक्चर होते हैं, ठीक है। और जाते जाते जो 9 अप्रैल 1874 ईस्वी में, यानी पूरे ठीक 10 साल के बाद, इससे पहले जो होते थे अंजुमन पंजाब में, तो वो क्या होते थे, एक तरह से देखा जाए तो सेमिनार टाइप के होते थे। तो जलसे जुलूस होते थे। एक जलसा तो होता था जो अंजुमन पंजाब के मेंबरान जो होते थे 250 मेंबरान उनके लिए होते थे, और बाकी एक आम पब्लिक के लिए होते थे। तो आम पब्लिक के लिए जो होता था वो ज़्यादा फायदेमंद होता था। तो 10 साल के बाद 1874 ईस्वी में जाकर के कर्नल हालराइड जो होते हैं, जब ये जुड़ते हैं वहाँ के DPI होते हैं पंजाब के, तो इनकी कोशिशों से मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक ऐसी मुनाज़मे का इनेकाद किया जो अंग्रेज़ी में, जो चूँकि नज़में लिखी जाती हैं, पोइट्री वहाँ पे लिखी जाती हैं, तो गज़ल के नाम की कोई चीज़ होती नहीं है वहाँ पे। एक मौजू के तहत वो नज़में लिखी जाती थी जिसमें हम कोई भी एक मौजू को बयान करते थे। तो कर्नल हालराइड ने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद से ये कहा कि क्यों ना ऐसी अंजुमन का, ऐसे मुशायरे का इनेकाद किया जाए कि एक मौजू दिया जाए और उस मौजू पर नज़में लिख के लाए जाए। तो इस तरह से देखिए, अब कल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये बहस हो रही थी कि कितने मुशायरे हुए। तो मुशायरे 10 हुए थे और कुल इजलास इस मुनाज़मे के 11 हुए थे, ठीक है। अगर पूछा जाए मुशायरे कितने हुए तो 10 हुए थे। और अगर पूछा जाए कुल इजलास या मुशायरों को लेकर के कितने हुए थे, पहला जो जलसा हुआ था उसमें जो है मज़ामीन पढ़े गए थे और उसमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक नज़्म पढ़ी थी। उसके बाद के मुशायरों में जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली और दीगर तमाम शोरा ने अपनी अपनी नज़में पढ़ी थी। या डॉक्टर अनवर सदीद की किताब उर्दू अदब के जो तहरीकात और रुझानात नाम की एक किताब है, इस तरह से। तो एग्जैक्ट कौन सी किताब है वो देखिए मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा। बहरहाल मैं उसको कमेंट सेक्शन में उस किताब का नाम लिख दूंगा, उसमें आप जाकर के ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये अंजुमन पंजाब के बारे में मुख्तसरन थी। तो 1874 में अंजुमन पंजाब के मुशायरे में अल्ताफ़ हुसैन हाली की भी शमूलियत होती है और 4 नज़में वो पढ़ते हैं, आगे हम उसको बताएंगे। एंग्लो अरबिक 1875 ईस्वी में वहाँ से लाहौर से वापस आ जाते हैं। एंग्लो अरबिक स्कूल यहाँ पे जो दिल्ली में है, जो कदीम दिल्ली कॉलेज का भी एक इमारत समझी जाती है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में अजमेरी गेट साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी ये स्कूल कायम है और उसमें पढ़ाई अभी भी होती है। तो वहाँ से मुंसलिक हो गए थे। 1887 ईस्वी में नवाब आसमान जाह ने सर सैयद की सिफारिश पर 75 रुपये का वजीफ़ा इनको जारी कर दिया था। बाद में इसको बढ़ा करके 100 रुपया कर दिया गया था, ठीक है। तो ये वहाँ से इजाफा, जिस तरह से शिबली नौमानी को वजीफ़ा जारी हुआ था, इससे पहले के शिबली नौमानी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आपने
आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख ले जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। 1904 ईस्वी में शमसुल उलमा का खिताब इनको दिया गया था। जब इनको दिया गया था खिताब तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, शिबली नौमानी ने कहा था कि सही मानों में अब इस जो शमसुल उलमा का जो खिताब दिया जाता है इसकी जो इज्जत अफजाई हुई अब हुई है। लेकिन हाली ने कहा कि देखिए मुझे ये खिताब दिया गया है, अब मुझे लगता है कि मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है, अब मुझे कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज़ों के यहाँ जाकर के गुलामी करना पड़े या उनके जी हुजूरी करनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब उनके कारनामे अगर हम देखते हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली की कितनी किताबें उन्होंने लिखी, तो यहाँ से देखिए किताबें उनकी मशहूर हैं। पहली किताब मौलूद शरीफ है, नाम ही से आप लोग समझ सकते हैं मौलूद शरीफ, ठीक है। 1923 ईस्वी में ये किताब छप करके आई थी और लिखी गई थी काफ़ी पहले, 1860-65 के बीच में ही लिखी गई थी किताब। तरियाक़ मज़मूम 1868 ईस्वी में ये किताब उन्होंने लिखा। मजालिसुन निसा जो उर्दू की पहली नावल भी तस्लीम की जाती है 1874 ईस्वी में, अल्ताफ़ हुसैन हाली का एक वाहिद नावल तस्लीम किया जाता है 1874 ईस्वी में, ये नावल उन्होंने लिखा। लाहौर में क़याम उनका जब था तो वो अंजुमन या निज़ामत तालीम के ऑफिस से जब जुड़े हुए थे तो वहाँ पे चूँकि +2 के तालिब इल्म को पढ़ाने के लिए एक कहानी उन्होंने इस तरह से लिखी थी मजालिसुन निसा नाम की, ठीक है। नॉर्थब्रोक ने कर्नल हाइलराइट की सिफारिश पर 400 रुपये का इनाम भी इस किताब पर उन्होंने दिया था। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट किताब या नज़्म की किताब जो आती है, शायरी की किताब 1879 यहाँ पे 1979 लिख दिया मैंने, 1879 ईस्वी में मुसद्दस मद्दुल इस्लाम, मुसद्दस की हयात में ये नज़्म लिखी गई। उसका नाम जो है मद्दुल इस्लाम है। ये सर सैयद की फरमाइश पर उन्होंने ये किताब लिखी, ठीक है। और फ़न शायरी की तारीख़ में सर सैयद ने ये तारीख़ जदीद उन्होंने करार दिया और राम बाबू सक्सेना ने इस नज़्म को एक इल्हामी किताब करार दिया है। अब आप लोग जिस तरह से अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने क्या कहा कि दीवान गालिब को इल्हामी किताब कहा था, तो राम बाबू सक्सेना ने मुसद्दस मद्दुल इस्लाम को अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो नज़्म है उसको उन्होंने इल्हामी किताब करार दिया, ठीक है। 1881 ईस्वी में वहीदुद्दीन सलीम ने मज़ामीन हाली को शाये किया जिसमें 32 मज़ामीन थे। वहीदुद्दीन सलीम भी उन्हीं के यहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, पानीपत के ही वहीदुद्दीन सलीम पानीपती ही कहा जाता, पानीपत के रहने वाले थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली को जानते हैं, उनके ख़ानदान बहुत लंबा चौड़ा था। जो है जदीद दौर का अभी भी ख्वाजा गुलामुस्सक़लैन और सैयदैन तक, यहाँ तक कि अभी जो मानो के प्रो वाइस चांसलर रह चुकी हैं, ये सारे लोग जो हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली के ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक बहुत बड़े अफसाना निगार भी उर्दू के हैं जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप लोग कमेंट में उनका नाम ज़रूर लिखें कि वो कौन है। ये मैं आप लोगों के क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। हयात सादी इनकी मशहूर किताब हयात सादी जो उर्दू में पहली सवानेह की किताब है, उर्दू में पहली सवानेह की किताब है, ठीक है। 1886 में भी कहा जाता है या 84, तो मान लीजिए 1884 या 86 के बीच में ये किताब लिखी गई। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ठीक है। पहले हिस्से में सादी के हयात पर है, दूसरे में उनकी शायरी पर कमेंट है। यादगार गालिब की ज़िंदगी के बारे में ये किताब बहुत मशहूर है। उनकी 1897 ईस्वी में उनकी ये 2 हिस्सों पर किताब आई, ठीक है। इसमें भी उसी तरह से है, पहले हिस्से में जो है वो गालिब की हयात के बारे में, दूसरे हिस्से में उनके शायरी के मुंतखबात है, ठीक है। मुकदमा शेर व शायरी जिनके पर हम तफसील से बात करेंगे आगे, वो किताब जो है 1893 ईस्वी में इनकी ये किताब आई, मुकदमा शेर व शायरी। वो जो उनका दीवान था उसी में उन्होंने ये मुकदमा लिखा था, बाद में इसको किताबी शक्ल में भी शाये कर दिया। डॉक्टर वहीद कुरैशी ने इनको अलग से तरतीब तदवीन दे करके इसको शाये कर दिया है। हयात जावेद जो है सर सैयद की जो सवाने उम्री है दोस्तों, 1901 ईस्वी में इन्होंने ये किताब लिखी और 2 हिस्सों में ये किताब भी है सर सैयद की हयात में। और इसी किताब को मुदल्लल मद्दाही जो है शिबली नौमानी ने करार दिया था। अब अंजुमन पंजाब में पढ़ी गई उनकी जो नज़में हैं अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1874 ईस्वी में बरखा रुत उन्होंने पहली नज़म पढ़ी थी और इसके बाद 74 में ही नशाते उम्मीद, हुब्बे वतन, ये 3 नज़में 1874 ईस्वी में उन्होंने पढ़ी थी। तो 1875 ईस्वी में 74 के बाद जो है उनकी जो मशहूर नज़म, एक ही नज़म पढ़ी उन्होंने, मुनाज़रे रहम व इंसाफ। अब आप लोग देखेंगे दोस्तों, जब हाली की मशहूर नज़मों के बारे में पढ़ेंगे तो अक्सर उनकी जो नज़में हैं वो
या तो मतलब एक मुकालमे की शक्ल में है, मुनाजरे की शक्ल में है, तो कभी गुफ्तगू उस नज़्म के उन्वान में है, कभी मुनाजरा उनके उस नज़्म। तो अक्सर अगर मुनाजरा भी आए या गुफ्तगू आए, ये इसके बीच में गुफ्तगू, तो वो आप लोग समझ लीजिए कि ये हाली की ही नज़्म है, ठीक है। इस तरह से अगर सवाल बन जाए। उनकी दूसरी नज़में, अगर मशहूर नज़में देखें तो कलिमतुल हक, अक्सर सवाल में पूछता है कलिमतुल हक किसकी नज़्म है। मुनाजात बेवा बहुत मशहूर है, शिकवे हिंद, चुप की दाद बहुत मशहूर है, और खुद सताई, ये सब दीगर उनकी मशहूर नज़में हैं। वैसे कई सारी नज़में हैं, तो मदो जज़र इस्लाम से लेकर के बरखा रुत नशाते उम्मीद हुब्बे वतन, मुनाजरे रहम इंसाफ, चुप की दाद, मुनाजाते बेवा, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी नज़में इस तरह की ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की हैं। तो हाली ने देखिए शख्सी मरसिये भी लिखे, और ख़ास करके जो गालिब का उन्होंने मरसिया लिखा और मलिका विक्टोरिया का मरसिया लिखा, बहुत मशहूर हुआ। तो मरसिया गालिब जो 1869 में उन्होंने लिखा था, हाली के इंतकाल के बाद बहुत मशहूर हुआ, तरकीब बंद जो हयात में है, ठीक है। ख्वाजा इमदाद हुसैन अपने बड़े भाई का भी उन्होंने मरसिया लिखा, हकीम महमूद का मरसिया लिखा, मलिका विक्टोरिया का मरसिया उन्होंने लिखा था, और नवाब मोहसिनुल मुल्क का मरसिया लिखा। नवाब मोहसिनुल मुल्क दोस्तों ये सर सैयद के रफ़क़ा में से हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तहरीक में बड़ा नाम है इनका। अब मुक़दमे शेर व शायरी के बारे में अगर हम देखें तो मुक़दमे शेर व शायरी मैंने बताया 1893 ईस्वी में मतबा अंसारी दिल्ली से ये किताब शाये होती है, ठीक है। 1893 ईस्वी में 2 हिस्सों में ये किताब मौजूद है। पहले हिस्से में उनका क्या है, उनके नज़रियात हैं। किसके नज़रियात हैं? या अल्ताफ़ हुसैन हाली के नज़रियात हैं, यानी उनके जो क्या क्या वो सोचते हैं, ठीक है। शायरी में क्या होना चाहिए, शायरी में झूठ होनी चाहिए, सच्ची शायरी होनी चाहिए, वज़न होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, शायरी से क्या काम लिया जा सकता, समाज में क्या काम लिया जा सकता, ये सारे नज़रियात उन्होंने बयान किए हैं। और दूसरा हिस्सा जो है, अपने इन्हीं नज़रियात को लेकर के शायरी का अमली तनकीद किया है, ठीक है। अमली तनकीद मतलब नज़रियात को रख करके या कोई भी पनपारा रख करके उसके बाद में उसी को बुनियाद मान करके उस पर तनकीद जब लिखा जाए तो उसको अमली तनकीद कहते हैं। पहले देखिए स्टार्टिंग जो उन्होंने किया है, सबसे पहले अच्छी और बुरी शायरी क्या होती है, इन सब चीज़ों पर उन्होंने बात किया, ठीक है। अच्छी शायरी क्या होती है, बुरी शायरी क्या होती है, बुरी शायरी जो होती है समाज में क्या बर्बादी खराबियाँ पैदा करती है, और अच्छी शायरी से क्या है कितने बड़े बड़े काम लिए गए, ये सारी चीज़ें उन्होंने बयान कर दी। अब वज़न की भी उन्होंने बात की। अक्सर सवाल में आ जाता है कि पोइट्री और वर्स को लेकर के, ठीक है। पोइट्री वर्स, पिछली बार टीजीटी उर्दू में सवाल ये आया था कि किस चीज़ के लिए वज़न ज़रूरी है, पोइट्री के लिए या वर्स के लिए, ठीक है। तो पोइट्री के लिए जो है वज़न ज़रूरी नहीं है, वर्स के लिए वज़न ज़रूरी है। अब इसके याद रखने का तरीका क्या है, आप लोग ये समझ लीजिए, ठीक है। बहुत आसान ट्रिक मैं बता रहा हूँ। वर्स जो इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, अक्सर जो है हम जब पढ़ते हैं तो उनकी जो बाइबल होती है, बाइबल किताब जो होती है ईसाइयों की, इंग्लिश में एक जैसे हम आयत बोलते हैं उसको वर्स बोलते हैं, ठीक है। ये वर्स पोइट्री में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आयत जैसे हम कुरान की एक आयत बोलते हैं वैसे उनका एक वर्स होता है। तो अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि कुरान की एक आयत में वज़न होता है, हर आयत में वज़न होता है, तो वैसे उनके यहाँ भी वर्स में, हर एक वर्स में वज़न होना चाहिए। ये याद रखने का मैं ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पोइट्री में ट्रिक नहीं है, पोइट्री में वज़न नहीं है, और वर्स में क्या है, वज़न ज़रूरी है। ये हाली ने बात कही है, ठीक है। अब शेर के लिए उन्होंने जो यहाँ शायर के लिए जो शेर शर्तें रखी, मैं यहाँ शेर लिख दिया, ठीक है, नीचे वाला शेर है। तो यहाँ शायर के लिए क्या क्या शर्तें हैं, शायर को अपनी शायरी करने के लिए क्या क्या शर्तें उन्होंने बयान की। तो सबसे नंबर 1 पे तखय्युल है। तखय्युल मतलब क्या होता है दोस्तों, इमेजिनेशन, यानी जितने भी हम दिमाग का घोड़ा दौड़ा लें, ठीक है, जितना दूर तक हम दौड़ा लें। मान लीजिए हम एक चीज़ सोच रहे हैं तो उसके बारे में कितना तह तक हम सोच सकते हैं, कितना ऊंचा हम सोच सकते हैं, उसी को हमारा तखय्युल कहते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, शायरी जो होती है वो इमेजिनेशन पे ही होती है। हम जब चांद और सितारे की सैर करते हैं और हवाओं में घूमते हैं, उड़ते हैं, तो ये हमारा वो इमेजिनेशन ही तो है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, जितना हम सोच सकते हैं, ठीक है। मुताले कायनात यानी कायनात का मुताला हमारा कितना है, मुशाहिदा कितना है, ये ज़रूरी चीज़ है। और तफहुस अल्फाज यानी अल्फाज पर कितनी हमारी गिरफ्त है, कितना हम उसमें मतलब उस अल्फाज के कुएं में झांक करके कितनी चीज़ें हम सर्च कर सकते हैं और कितना हम पढ़ सकते हैं। तो ये 3 बेसिक बुनियादें उन्होंने बयान की हैं। अब ये तखय्युल, मुताले कायनात, तफहुस अल्फाज, इसको आप सीक्वेंस भी याद रखिएगा। अब शेर की खूबी उन्होंने क्या क्या बयान की है, शेर की खूबी बयान की सादगी, असलियत और जोश।
ठीक है, अल्फाज से ही आप लोग समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब जोश का मतलब क्या है, जोश का मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ का मतलब उन्होंने बताया है कि सादगी का मतलब क्या है, असलियत का मतलब क्या है, जोश का मतलब क्या है। जोश का मतलब यह है कि मतलब एक है कि फ़ौरन के फ़ौरन जो हमारे दिमाग में जो मज़ामीन आते हैं वो आप डिटेल में जाकर के मुक़द्दमा शेर व शायरी कभी खोलिए उसको, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। ठीक है, हर एक का वहाँ पे इतना डिटेल में बताया है कि यहाँ पे वीडियो में हम उतने डिटेल में नहीं बता सकते हैं कि क्या क्या उनका मतलब क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग सिर्फ ये समझिए कि शेर की खूबी उन्होंने 3 चीज़ें बताई है, सादगी, असलियत और जोश। और शायर के लिए क्या ज़रूरी करार दिया है शायरी करने के लिए, तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुस अल्फाज। नेचुरल शायरी की हिमायत इन्होंने की। अक्सर सवाल में ये आता है कि नेचुरल शायरी की किसने हिमायत की है, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने नेचुरल शायरी की हिमायत की है। अब जो अमली तनकीद में उन्होंने गज़ल, कसीदा, मसनवी, इन तीनों जो है असनाफ के बारे में ज़बरदस्त उन्होंने बहस भी की है। ठीक है, और इसमें सबसे कारामत सिन्फ उन्होंने मसनवी को करार दिया। ये भी सवाल बनता है कि हाली सबसे कारामत सिन्फ किसको करार देते हैं, तो मसनवी को करार देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा गज़ल में, कसीदे में जो होता है वो गुलू होता है, गुलू होता है, मुबालगा होता है। ठीक है, लेकिन मसनवी जो होती है वो मुबालगा नहीं होती, मुबालगे से परी होती है। और मसनवी हमारे लिए आसान ये है कि हम एक मौजू को लेकर के उसमें तफसील से जितना भी चाहें हम बयान कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली नज़्म की तरफ उनका इशारा था कि ये मतलब नज़्म हमारे लिए सबसे कारामद सिन्फ है। इस किताब के जवाब में ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस किताब के जवाब में जो है मसूद हुसैन रिजवी अदीब ने हमारी शायरी नामी किताब लिखी। बेसिकली जो मुक़द्दमा शेर व शायरी का जो मकसद था अल्ताफ़ हुसैन हाली का, वो ये था कि क्लासिकी शायरी में हमारी जो खामियां हैं उसको हमें दूर करनी चाहिए। लेकिन मसूद हुसैन रिजवी अदीब ने हमारी शायरी में क्या कहा है कि क्लासिकी शायरी तो हमारे सरमाया है। ठीक है, हम उसको रद्द कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ उसमें खामियां हैं, क्या बुराइयां हैं, कोई बुराई, उसका एक तरह से मसूद हुसैन ने उसकी हिमायत की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ मशहूर अक़वाल हम देख लें। मुक़द्दमा को आले अहमद सुरूर ने उर्दू शायरी का पहला मंशूर करार दिया है और ये भी कहा है कि हमारी शायरी अब तक दिल वालों की शायरी थी, हाली ने उसे जहन दिया। ये आले अहमद सुरूर साहब ने कहा। आले अहमद सुरूर उर्दू के बहुत बड़े नक्काद दोस्तों। अल्ताफ़ हुसैन के हाली के बारे में सबसे बड़ा जो इनका कौल यही है कि अब तक हमारी शायरी दिल वालों की थी, अब उन्होंने उसको जहन दे दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया, और वो मुक़द्दमे शेर व शायरी की वजह से हुआ। मौलवी अब्दुल हक ने दोस्तों, मौलवी अब्दुल हक ने उन्होंने उर्दू इसका पहला नमूना करार दिया मुक़द्दमे शेर व शायरी का। ठीक है, और तनकीद का, और उर्दू फ़न तनकीद का पहला मुक़द्दमा भी बतलाया है। मुक़द्दमाती अदब आप लोग जानते होंगे, मुक़द्दमाती अदब में मौलाना अब्दुल हक का बहुत बड़ा नाम है। बहुत सारी किताबों को इन्होंने छापा और उसमें अपने मुक़द्दमों के साथ छापा, जिसकी वजह से इनके मुक़द्दमे उर्दू में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन हाली के बड़े लड़के ने जब मज़ामीन हाली को शाया किया था तरतीब दे करके, तो मौलवी अब्दुल हक ने उस पर मुक़द्दमा लिखा था। और इसी तरह से ख़ुतूत को भी जब इन्होंने शाया किया था इनके बड़े लड़के ने, तो उस पर भी मौलवी अब्दुल हक ने अपना मुक़द्दमा लिखा था। कलीमुद्दीन अहमद ने क्या कहा था, आप लोग जानते होंगे कि उनके बारे में अक़ल महदूद और फ़हम महदूद इस तरह के एक कौल कुछ आता है कलीमुद्दीन अहमद का। उन्होंने क्या कहा था कि उर्दू तनकीद का बानी, अब देखिए कहा था कि ये सब बेकार की तनकीद है जो अल्ताफ़ हुसैन हाली का है, जो जितनी भी तनकीद की है बेसलेस तनकीद उन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मगरिब का कुछ मुताला नहीं किया, बस जो मन में आया वो बता दिया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो तनकीद कर दी है, आज तक हमारे नक्कादों ने उसमें कुछ भी इजाफा नहीं किया, जो है वही है। ठीक है, और उन्होंने ये आखिर में ये कहा, ये इस बात का एतराफ़ किया कि तनकीद का बानी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली ही हैं, और मुक़द्दमे को बेहतर तनकीदी कारनामा उन्होंने बताया है। ठीक है, और इन्होंने ही हाली को क्या कहा, उर्दू का ड्राइडन कहा है। ड्राइडन ये मगरिब का बहुत बड़ा नक्काद है, तो उसी को बुनियाद मान करके हाली को इन्होंने कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू का ड्राइडन कहा। अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने क्या कहा, अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने मुक़द्दमे को आला पाया तनकीद भी कहा है। तो बेसिकली हमें याद क्या रखना है, अल्ताफ़ हुसैन हाली जो आला अहमद सुरूर ने क्या कहा उनके बारे में, ठीक है, कि हम दिल वालों की शायरी थी, इन्होंने जहन दे दिया और पहला मंशूर करार दिया। और कलीमुद्दीन अहमद ने क्या कहा, ठीक है, बेहतर तनकीदी कारनामा और उर्दू का ड्राइडन इन्होंने बताया है, इनको बताया। तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की कुल कायनात है दोस्तों। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इख्तसार यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि बच्चे जो होता है ये सोचते हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बता दीजिए।
समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या जादू की छड़ी घुमाई जाए या फिर किस तरह का हम यहाँ चिराग लेकर बैठें कि एक घिसें और जिन निकले और सारा कुछ आप लोगों के दिमाग में घुसेड़ दे। तो बुनियादी किताबों को आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, आपको सब्र करके 20-25 मिनट का लेक्चर देखना पड़ेगा, तब तो अल्ताफ़ हुसैन, देखिए अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नौमानी, ये सब, ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये ऐसे नक्काद, ये अदीब नहीं है कि इनको 5 मिनट में हम बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता दें या फिर इस तरह से। ये देखिए मेरा स्पीड वीडियो में देखिए काफ़ी तेज़ रहता है बताने का कि मैं कम से कम टाइम लूँ, लेकिन क्या करूँ, इतना पॉइंट जो होता है इसको एक्सप्लेन भी करना होता है, एलाबोरेट भी करना होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 5 मिनट और 2 मिनट का शॉर्ट वीडियो देख करके आप लोग उसमें ज़्यादा खुश मत हो जाइए कि मुझे सब कुछ याद हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। काफ़ी गर्मी है, पसीना भी मुझको हो गया।